चलिए भाई फाइन। अब देखिए आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस इज अबाउट द वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है, कहाँ पे वैलिड नहीं होता है। तो इट्स वैलिडिटी its validity depends on फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। फाइन, देखिए मित्रों, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एच सी वर्मा का एग्जांपल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उससे। एक लिफ्ट है सपोज, ठीक है, एक लिफ्ट है, ये रस्सी है, यहाँ पे बंधी हुई है लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर एक बॉल टंग रही है ऐसे, जिसका मास है कुछ सपोज एम, एम मास की बॉल है। ठीक है, ऐसे एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे अंदर, और एक आदमी खड़ा है यहाँ पे ग्राउंड पे। तो एक हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाला, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया लिफ्ट के अंदर। सो दे आर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। ठीक बात है, हमने एफबीडी कर लिया है शायद। तो अगर हमने एफबीडी कर लिया तो हम जानते होंगे कि क्या क्या फोर्स लग रहे हैं बॉल के ऊपर। सो अगर फ्रेम वन से देखूं, इससे देखूं बॉल को, तो बॉल का एफबीडी क्या बनाओगे? तो मैं लिख रहा हूं फ्रेम वन से एफबीडी ऑफ बॉल। तो बॉल का एफबीडी बनाना चाहता हूँ फ्रेम वन से। क्या क्या फोर्सेस दिखाऊंगा? ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होगी और नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। ठीक है, और बॉल चल तो रही नहीं है, बॉल तो रुकी हुई है। ठीक है, तो बॉल इज एट रेस्ट। अब कोई चीज अगर रेस्ट पे, इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का समेशन करो, समेशन मतलब वेक्टर समेशन, तो इन दोनों का वेक्टर समेशन करूंगा, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब एक तो जो प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, एक वाला माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसलिए मुझे विद साइन समेशन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा टी माइनस एम जी। दिस इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। सो टी विल बी इक्वल टू एम जी। तो ये वाली जो स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, इस स्ट्रिंग में इसका मतलब टेंशन है और उसकी वैल्यू एम जी के इक्वल है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वन से ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू से क्या दिखाई देता होगा, कि फ्रेम टू से क्या दिखाई देता है। फिर एफ बी डी ऑफ बॉल बना रहा हूँ फ्रेम टू से, इसका मतलब लिफ्ट के अंदर का फ्रेम। तो उसे मैं चाहे तो अगर लिफ्ट फ्रेम कहना चाहता हूँ तो लिफ्ट फ्रेम कह दूँ, और इस वाले को मैं ग्राउंड कहना चाहता हूँ तो ग्राउंड कह देता हूँ सपोज। सो एफ बी डी बना रहा हूँ बॉल का, तो यहाँ से भी बॉल कैसी दिखाई देगी? टेंशन ऊपर की तरफ है, एम जी नीचे की तरफ है, और बॉल कैसी है? रेस्ट पे। बॉल इज एट रेस्ट। फाइन, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अभी भी जीरो होना चाहिए, यानी कि टी माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू एम जी। तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम बात कह रहे हैं। ग्राउंड भी कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है टी, और जो लिफ्ट के अंदर बंदा बैठा हुआ है वो भी कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है जिससे बंधा हुआ है, ये वाली स्ट्रिंग, इसमें टेंशन है टी। डन। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन सब ठीक है। प्रॉब्लम कैसे आती है? प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए एक सिचुएशन है कि ये वाली रस्सी ऊपर की टूट जाए। ठीक है, तो ये जो रस्सी बंधी हुई थी यहाँ से यहाँ पे, ये टूट गई। फाइन, ये जैसे टूटी तो अब क्या होगा? ये पूरी लिफ्ट विद बॉल मैन सब कुछ, ये पूरी लिफ्ट अब फ्री फॉल होगी। फ्री फॉल होगी, ठीक है, जब रस्सी टूट गई ऊपर की। तो फ्री फॉल व्हेन रोप ब्रेक्स। ठीक है, जब ऊपर की रोप ब्रेक होगी तो ये फ्री फॉल होगी फिर। ओके, अब देखिए फिर से ये दोनों चीजें करनी है कि वन फ्रेम क्या देख रहा है, टू फ्रेम क्या देख रहा है, ऐसा बनाना चाहता हूँ फिर से। फाइन, अब देखो फ्रेम वन क्या कहता है,
फ्रेम 1 यानी कि ग्राउंड से एफबीडी बना रहा हूँ बॉल का, ठीक है ना। तो बॉल रेस्ट पे तो नहीं है अभी, बॉल इज मूविंग, और कैसे मूव कर रही है बॉल, तो फ्री फॉल गिर रही है नीचे की तरफ, फ्री फॉल गिर रही है। फ्री फॉल में जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे गिर रही है बॉल, तो सही है। अगर ऐसे में बॉल का एफबीडी बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, ऊपर की तरफ मान लीजिए, सॉरी नीचे की तरफ क्या दिखाऊंगा एमजी फोर्स, ऊपर ये वाली स्ट्रिंग जो बंधी हुई है इस स्ट्रिंग में क्या दिखाऊंगा ऊपर की तरफ टेंशन, टेंशन दिखाया, और नीचे की तरफ बॉल मूव कर रही है जी एक्सेलरेशन से, ठीक है। बॉल नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अगर ये सारा सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है यानी कि बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, फाइन, mg शुड बी मोर देन टेंशन, क्योंकि बॉल ओवरऑल नीचे की तरफ चल रही है। भाई कोई भी चीज़ है, अगर इस इधर की तरफ मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर की तरफ 20 न्यूटन लगाया, तो जाएगी तो इधर ही ना। सो ओवरऑल जिस जिस भी डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रही है, इट मीन्स उस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना चाहता हूँ इसके लिए, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। अब समेशन ऑफ फोर्स क्या लिखोगे, कौन सा वाला ज्यादा है, दैट इज mg, उसमें से टेंशन को माइनस कर देता हूँ, इज इक्वल टू m इंटू एक्सिलरेशन ऑफ द बॉल, और बॉल का एक्सिलरेशन कितना है g। ये वाली बात समझ पाए होगे। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें अगर किसी को डाउट है अभी तो प्लीज आस्क। मैंने लिखा है नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फाइन। सो नीचे का जो फोर्स है वो बड़ा है, उसमें से मैं ऊपर वाले फोर्स को अगर माइनस कर दूं, सो दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और बॉल का एक्सेलरेशन कितना है जी, तो मैंने एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ लिख दिया जी, ठीक है। चलिए, हाँ जी मोहम्मद साहिल बताइए। पर हमेशा ज्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे। करना तो ऐसा ही चाहिए, क्योंकि बॉडी मूव किधर कर रही है, मान लीजिए ये 2 किलोग्राम की एक बॉडी नीचे की है, तरफ। 20 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, ठीक है ना। बताओ क्या एक्सेलरेशन बताओगे इसका, बताओ क्या बोलोगे एक्सेलरेशन। फिर क्या। एक 2 किलोग्राम की जी के। बॉडी है, एक 2 किलोग्राम की बॉडी है, इधर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, इधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है ना। बताओ एक्सेलरेशन क्या बताओगे तुम इसका, 5। कैसे कैसे निकाला तुमने ये 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। 20 माइनस 10 इज इक्वल 2 टू 10 इंटू इंटू ए। एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो तुमने ज्यादा में से कम वाला माइनस किया है ना, यस सर। मैं भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ ना, यस सर। डन, ओके। ओके सर। चलिए, सो मैंने ज्यादा मतलब नीचे की तरफ मूव कर रही थी, तो कौन ज्यादा होना चाहिए, mg ज्यादा होना चाहिए टेंशन के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए मैंने mg में से टेंशन माइनस कर दिया। यस सर। अब इसको सॉल्व करके तुम बता पा रहे हो कि टेंशन कितनी आएगी, 0। जीरो। टेंशन जीरो का मतलब क्या है, स्ट्रिंग टाइट है कि लूज है, लूज। लूज है स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा कहां से दिखाई दे रहा है, ग्राउंड से, लिफ्ट से। ग्राउंड से। ग्राउंड से ग्राउंड से। भाई, ग्राउंड से, ठीक है, इसीलिए रेड कलर यूज कर रहा हूँ अलग से, ग्राउंड से ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक बात है। अब यस सर। मैं इसी चीज को, ये टूटने के पहले का इधर है, टूटने के बाद का इधर है, अब मैं इसी चीज को देखना चाहता हूँ फ्रेम 2 से। कौन सा फ्रेम हो गया, लिफ्ट फ्रेम से, लिफ्ट फ्रेम, या फिर बोलूं इसी को फ्रेम 2, मैंने फ्रेम 2 नाम दिया है इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ। फ्रेम 2 से देख रहा हूँ, बताओ फ्रेम 2 वाले आदमी को क्या दिखाई देगा, फ्रेम 2 वाले आदमी को तो यही दिखाई देगा कि फ्रेम 2 में जो इंसान है उसको तो क्या दिखाई देगा भाई, फ्रेम 2 वाला इंसान भी तो खुद फ्री फॉल हो रहा होगा नीचे की तरफ, तो ये खुद भी नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, बॉल भी नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रही है, करेक्ट। तो उसको तो दिखेगा कि बॉल तो भाई रेस्ट पे ही है, बॉल तो हमेशा उससे इतनी दूरी पे रहेगी ना, क्योंकि बॉल जितना नीचे गिर रही है उतना ये यस आदमी भी नीचे सर। गिर रहा है, तो बॉल उसके रेस्पेक्ट में है रेस्ट पे, तो बॉल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू श्रेयस ठाकुर। ओम भी है क्या अपनी क्लास में कोई, ओम, पता नहीं भाई, मुझे इन कर लेता हूँ, चलो मैं। बॉल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू
लिफ्ट मैन। में जो मैन है, ठीक है ना, लिफ्ट मैन ही लिख देता हूँ चलो इसको, लिफ्ट मैन के रेस्पेक्ट में बॉल रेस्ट पे है। तो अगर यहाँ से एफबीडी बनाऊं तो क्या होना चाहिए, एमजी नीचे, टेंशन ऊपर, और ऊपर एक्सेलरेशन है क्या, टेंशन। एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है क्या उसको, नहीं, नो सर। एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो क्या लिखोगे इक्वेशन, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, टेंशन इज इक्वल टू एम जी। टी इज इक्वल टू एम जी। अब लिफ्ट में जो आदमी है वो कह रहा है भाई कि लिफ्ट स्ट्रिंग में टेंशन है, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन है, जबकि ग्राउंड पे जो खड़ा आदमी है वो कह रहा है कि टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है अब कि लिफ्ट में एक आदमी के लिए टेंशन है, दूसरे आदमी के लिए उस वाली स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, जो हम गड़बड़ कर रहे हैं इस फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ को फॉलो कराते हुए। ओके, हाँ जी बोलो। सर ये बात समझ नहीं आई सर, जो लिफ्ट में आदमी बैठेगा सर, सर जब बॉल होगी सर वो तो ऊपर जाएगी ना फ्री फॉल की वजह से। फ्री फॉल की वजह से ऊपर जाएगी, फ्री तो फॉल की मतलब वजह से स्ट्रिंग कोई चीज नीचे आती है ऊपर जाती है, सर नहीं, वो लिफ्ट भी तो नीचे जा रही है। तो लिफ्ट भी नीचे गिरेगी, बॉल भी नीचे गिरेगी, आदमी भी तो नीचे गिरेगा, आदमी नहीं गिरेगा नीचे। यस सर। बता क्या कहता है, तो सही लिखा मैंने ये, सर लिफ्ट फ्रेम सर समझ नहीं आ रहा, लिफ्ट फ्रेम से। अरे अरे श्रीमान एक बात बताओ मुझे, एक सेकंड में ये कितने नीचे गिरेगी, एक सेकंड में ये कितने नीचे गिरेगी, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लूं, यस सर। यू तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 1/2, यस सर। 10 इंटू ए, कितनी नीचे गिरेगी भाई, 5 मीटर। इसमें कहीं मास आया कहीं पे भी, इसमें नहीं सर। मास आया कहीं पे, नहीं। अच्छा अब ये नहीं बता सर। दे ये आदमी कितना नीचे गिरेगा एक सेकंड में, सर इतना ही गिरा है वो। तो क्या बॉल से इसकी डिस्टेंस हमेशा वही नहीं रहेगी जो कि इनिशियली थी, यस सर। यस सर। अगर कोई चीज की डिस्टेंस मेरे रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं हो रही, सेम है, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि वो चीज रेस्ट पे है, यस सर। ठीक बोल रहा हूँ मैं, यस सर। फाइन। सो लिफ्ट वाले आदमी को बॉल कैसी दिखाई देगी, इट विल बी एट रेस्ट। बोलो ठीक है यहाँ तक, ठीक है क्या, अब दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, एक कह रहा है कि भाई टेंशन है जीरो, एक कह रहा है कि टेंशन नहीं, टेंशन तो एम जी है। सो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्ट्रिंग, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग टाइट है, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग टाइट नहीं है लूज है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग या तो टाइट ही होगी या तो लूज होगी। ठीक है, तुमको कौन सा लगता है कौन गलत है इसमें, दिस इज वन और दोनों टू, सही है। वन या टू कौन सा गलत है, दोनों सही है। दोनों सही नहीं हो सकते सर। दोनों सही हो सकते हैं भाई, ठीक बात है चलो। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो लिख रहे हो आप, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ मोशन। तो यहाँ से ये वाली चीज प्रूव की हमने कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, सब अपने रेस्पेक्ट में बता रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन स्ट्रिंग तो चाहे चाहे ये बताए, स्ट्रिंग तो चाहे ये बताए, स्ट्रिंग या तो लूज हो सकती है या तो टाइट हो सकती है, दोनों चीज कैसे हो सकती है, स्ट्रिंग तो एक ही है ना। यस सर। ठीक है भाई, चैट में कौन कह रहा था, यश अग्रवाल, दोनों अपने रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन एक ही टाइम पे स्ट्रिंग लूज भी हो और टाइट भी हो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये तो, ठीक है ना। तो इट मीन्स कोई तो झोल है दोनों के बोलने में, उस झोल को दूर करने का है, ये बात समझ पाए हो जो सारा कार्यक्रम हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा अनईजी वे में करेंगे, अनईजी मतलब जो चीजें तुम्हें समझ में नहीं आती मैथमेटिकल, देखिएगा, ये है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई, इसको मैं कह देता हूं सपोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वाला, दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज सपोज, इसको एस कह देता हूं, सपोज इसको कह देता हूं एस एक्स डैश, ओके, दिस इज वाई, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसको दोनों देखते हैं, कैसे देखते हैं,
ये देखता होगा तो ये पोजीशन वेक्टर होगा उसका, और अगर ये देख रहा होगा उसको तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। दोनों के पोजीशन वेक्टर डिफरेंट हैं। दोनों के पोजीशन वेक्टर के डिफरेंट होने की वजह से अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी दोनों अलग अलग बताएंगे, उसका एक्सेलरेशन भी दोनों अलग अलग बताएंगे। ओके, एक नया वेक्टर दिखा रहा हूँ, जरा देखना ये क्या है। ये वाला वेक्टर मैंने लिखा, इस वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया P, कि ये वाला पॉइंट है P। ठीक है, नॉर्मली एग्जाम्पल वगैरह से समझना आसान चीज होती है जो हम कर चुके हैं। अब हम मैथमेटिक्स में समझना चाहते हैं उसी चीज को कि मैथ्स में ये चीज कैसे हो रही होगी। फाइन, देखिए ये पॉइंट है P। मैं कुछ चीजें लिखूंगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मैं एक चीज लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। तो वो कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S? वो है ये वाला, ये पोजीशन वेक्टर है वो। ठीक है, SP। SP, यस। तो मैं उसको लिख रहा हूँ SPS, सॉरी RPS, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, तो P और Yes, S sir. ऐसा। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। अब इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश, तो तुम क्या बताओगे? RPS dash। PS डैश, बिल्कुल बढ़िया। मैं एक चीज लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्रेम S डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। बताओ क्या RS बताओगे? dash S। RS dash S। S, बिल्कुल ठीक बात है, RS डैश S। ठीक है, अब क्या है, तुम्हें एक ट्रायंगल बना दिखाई दे रहा है वेक्टर्स का? ट्रायंगल लॉ लग जाएगा। यस, तो मैं इसमें एक ट्रायंगल लॉ लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ सपोज कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। ठीक कर रहा हूँ ना? दिस इज Yes, ट्रायंगल sir. लॉ। R S डैश S, ये हो गया पहला वेक्टर, ये वाला हरे वाला, प्लस R S, सॉरी R P S P डैश S dash should be equal to what? R RSP। P S। भाई अगर कोई वेक्टर लिखता हूँ OP, तो हमने पहले ही किया था वो कि O से लेके O से लेके T को मिलाने वाला वेक्टर है, ठीक है? O से लेके T तक को मिलाने वाला वेक्टर, उसको कहता हूँ वेक्टर OP। ऐसे किया था ना हमने पहले? Yes, sir. फाइन। तो इसी तरह से जब वेक्टर P वेक्टर लिख रहा हूँ S के रेस्पेक्ट में, तो लिख दिया मैंने PS PS डैश S डैश S। ठीक बात है, ये समझ पा रहे हो? ये क्या है? Yes, sir. पोजीशन वेक्टर्स, ये है पोजीशन वेक्टर। अगर मैं पोजीशन वेक्टर को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलता है? Velocity। ठीक बात है। सो इस वाली इक्वेशन को मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ आर एस डैश एस प्लस डी बाई डी टी ऑफ आर पी एस डैश डी बाई डी टी ऑफ आर पी एस। ठीक बात है। अब बताओ ये वाली चीज क्या है? वेलोसिटी पी ऐसी रहेगी ना, ये तो Yes, ये sir. क्या रहेगी? वेलोसिटी पी एस डैश ही रहेगी ये तो, और ये क्या रहेगी? Yes, sir. वेलोसिटी एस डैश S dash S। एस। ठीक है, अब अगर मैं इनको अलग अलग देखना चाहूँ कि भाई ये क्या चीज है, ये वाली चीज क्या है, ग्रीन कलर, PS के long ये वाली velocity। चीज क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू विच फ्रेम? विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। S। ये वाली S चीज क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P with respect to S dash। सही लिखा है क्या? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S डैश विद रिस्पेक्ट टू S, ये वाली चीज को समझो। वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S डैश विद रिस्पेक्ट टू S, यानी कि ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर है S फ्रेम, तो S फ्रेम देख रहा है इसको, तो ये चल रहा होगा शायद v वेलोसिटी से, तो इसको चलता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ।
मूविंग फ्रेम। ठीक है ना। तो ये वाला जो फ्रेम है मूव कर रहा, फ्रेम मूव करने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर हो किसी बस में बैठा हो, वो चलता जा रहा हो, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे वो दिखाई दे रहा है। तो अब समझ पा रहे हो, पीछे वाले से रिलेट कर पा रहे हो? बताओ ये वाला फ्रेम से कौन देख रहा था? लिफ्ट वाला आदमी जो मूव कर रहा था। और इस वाले फ्रेम से कौन देख रहा था? तो ग्राउंड पे जो था वो। समझ रहे हो? ग्राउंड पे जो था। मैं छोटा छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये तो है ग्राउंड फ्रेम, और जो दूसरे वाला है ये वाला है सपोज लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप पीछे वाले से रिलेट कर पाओ इसको, ठीक है ना। ये वाली चीज समझ गए? दिस इज हाउ इक्वेशन लुक्स लाइक। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा बस चेंज करके लिख रहा हूँ कि देखिए, वेलोसिटी ऑफ पी एस डैश के रेस्पेक्ट में विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी एस माइनस वेलोसिटी ऑफ एस डैश एस। ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ना सीखो कि क्या लिखा है। मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। जो एस डैश को हमेशा ध्यान रखना कि वो एक मूविंग फ्रेम है। Velocity of point P with respect to S dash frame is equal to velocity of point P with respect to S frame minus velocity of S dash with respect to S। ठीक है, और डन दोस्तों, चलेगा। अब इस इक्वेशन को एक बार अगर फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या देगा? एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन S dash S is equal to acceleration of point P with respect to, सॉरी गलती कर दी यहाँ, प्लस acceleration of point P with respect to S dash acceleration of point P with respect to S। ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ये क्या है, इसको कैसे पढ़ोगे? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू एस। टू एस। ठीक है, वो ज्यादा शोर मत मचा। विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। अबे ज्यादा मत चिल्ला। acceleration of point P with respect to S dash, and this is acceleration of frame S dash with respect to frame S। ये फ्रेम का फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ये पॉइंट का फ्रेम्स के रेस्पेक्ट में है दो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन दिखाई दे रही लिखी हुई। अब मैं क्या करूंगा कि इसको उठा के इधर लेके जाऊंगा, इस फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ इसको। ओके चलिए, मेरे पास जगह कम है, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। मैं पीछे वाली इक्वेशन एक बार यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। बोल भाई निशांत। सर आपने सर वो सर आरपीएस लिखा था सर, आपने उसे और एसपी क्यों नहीं लिखा था? इसको आरपीएस जो लिखा था, इसको एसपी क्यों नहीं लिखा? यस। तो गुरुजी आप तो पहले वाले चैप्टर पे पहुंच गए, वेक्टर पढ़ने पड़ेंगे फिर तो। ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, ये वाला है ओरिजिन। ठीक है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बताना भाई जरा। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बता कैसे निकालते हैं? सर ओपी। ठीक है, ओपी। आगे क्या करते हैं, कैसे निकालूंगा? बोल भाई। उस वाले पॉइंट तक अगर मुझे पहुंचना है तो कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा ये देखता हूँ। ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा। यस सर। तो एक्स डायरेक्शन में कितना गया? एक्स आई। फिर कितना गया? वाई जे। एक्चुअली तो ऐसा होता है ना ये। यस सर। इसमें तुमने क्या किया? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस Yes, sir. इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा ही किया है। यस सर। इसको कैसा लिखा है? सर पहले इनिशियल फिर फाइनल। पहले सॉरी, दिस विल बी वेक्टर ओ से स्टार्ट करके पी तक है, ऐसा लिख रहा हूँ ना। यस सर। ओ से स्टार्ट करके पी तक है। हाँ तो ठीक तो लिखा है, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं लिखा हमने? ठीक है ना, हमने लिखा है। अच्छा ठीक है, इससे कंफ्यूज हो रहा है तो भाई ये जो एस है ना, ये ओरिजिन नहीं है, ये फ्रेम का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ द फ्रेम। ओरिजिन तो ये है ओ डैश। ठीक है, तो ये वाले वेक्टर को अगर तू ठीक से लिखना चाहता है तो लिखेगा इस वेक्टर को तू लिखेगा ओ डैश पी। इस वाले वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को तू लिखेगा ओ डैश, इस वाले वेक्टर को लिखेगा ओ पी। ठीक है ना,
लेकिन मैं फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ कि मैं किस फ्रेम से देख रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने कि मैं पॉइंट पी को देख Okay, रहा हूँ एस फ्रेम से, मैं पॉइंट पी को देख रहा हूँ एस डैश फ्रेम से। ठीक है दोस्त, ओके सर, ये था कंफ्यूजन। यस। ओके चलिए वापस आते हैं भाई। हमने अभी लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश is equal to acceleration of point P with respect to S frame। ठीक है, तो acceleration of point P with respect to is equal to acceleration of point P with respect to minus frame का acceleration frame के respect में। बताओ इसमें कुछ बड़ा काम तो नहीं कर दिया मैंने? नो इस सर। वाली चीज को इधर रखा है ना उठा के, ठीक है क्या? यस सर। अब देखो इसको जो पढ़ने का तरीका है और इससे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो क्या है, देखिए acceleration of point P with respect to S dash। S dash। S dash कैसा फ्रेम है? Moving। एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, that is equal to acceleration of point P with respect to S frame minus acceleration of accelerated frame with respect to S। विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम। ग्राउंड है ना, ग्राउंड तो रेस्ट में ही है, ये बात पढ़ पा रहे हो क्या? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ए मूविंग फ्रेम विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम। यहाँ तक समझ में आया? अगर इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, पॉइंट का मास है ये, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इफ मास ऑफ पॉइंट P इज m और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m, एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू s डैश इज इक्वल टू m एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू s माइनस m एक्सेलरेशन ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है क्या? ये क्या है? फोर्स on point P from which frame? From S dash frame S dash। S dash कैसा फ्रेम है? मूविंग, एक्सीलरेटेड। ये कौन सा फ्रेम है? फ्रेम S फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी लिखता हूँ, चलिए ग्राउंड लिखता हूँ, फ्रेम ग्राउंड से। ठीक है, तो माइनस आ रहा है कुछ। अब अपने एग्जाम्पल को याद करो, अब अपने वाले एग्जाम्पल को याद करो। तुम्हारे एग्जाम्पल में ठीक है, ये मोशन एक देखो, मोशन और रेस्ट डजंट डिपेंड अपॉन ओरिजिन, मोशन और रेस्ट डिपेंड अपॉन फ्रेम। ठीक है ना, उसका ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है भाई, तुम कहाँ से देख रहे हो ये वाली चीज से फर्क पड़ता है। एक गाड़ी जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी गाड़ी भी 40 से जा रही है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली रेस्ट पे, भले ही ओरिजिन यहाँ पे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? सो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, तो इट डजंट डिपेंड अपॉन ओरिजिन, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये जो मैंने लाइन लिखी है अभी, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो हाथ उठाओ। कोई समस्या नहीं किसी को? चीते हो भाई तुम लोग तो। मैं फिर भी अपने समझने के लिए एक बार बता देता हूँ कि भाई, कोई तो बोला फोर्स भी फ्रेम के हिसाब से लगेगा। यस, फोर्स फ्रेम के हिसाब से लग रहा है, ये देख पा रहा हूँ कि एस डैश फ्रेम से जो फोर्स दिखाई दे रहा है, एस फ्रेम से जो फोर्स दिखाई दे रहा है, वो सेम नहीं है दोनों, वो दोनों अलग अलग हैं। तो किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से जो फोर्स दिखाई देता है और ग्राउंड फ्रेम से जो फोर्स दिखाई देता है वो सेम नहीं है, उसमें कुछ तो झोल है, और झोल है ये वाला, ये झोल है। ठीक है, तुम्हारा जो फ्रेम था वो कौन था? ये था लिफ्ट फ्रेम तुम्हारा। ये कौन सा था? तुम्हारा ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड से जो दिखाई दे रहा था कि टेंशन तो लूज है, टेंशन तो है ही नहीं स्ट्रिंग में, लेकिन लिफ्ट वाला आदमी कह रहा था कि उसमें टेंशन है। सो
उस वाली चीज को दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिस इज द करेक्शन फैक्टर, ये है करेक्शन फैक्टर जो मुझे अपने क्वेश्चन में फिट करना पड़ेगा जब मैं नॉन इनर्शियल जब मैं किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से देख रहा हूं तो। ठीक है क्या? सो एक्सेलरेटेड फ्रेम वहां पे कौन सा था? लिफ्ट का फ्रेम था। तो जो मुझे ग्राउंड से दिखाई दे रहा है उसमें मुझे कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, तब मैं सही चीज बता पाऊंगा। ओके दोस्त, बाद में बात करेंगे। दुर्गेश यादव, बहुत आगे निकल चुके अब तो हम। फाइन, ऐसा हो गया। सो दिस इज द करेक्शन फैक्टर। फाइन, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी खतरू भी है। इस चीज को कहते हैं, अच्छा इसकी डायमेंशन क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स होता है, तो इसकी डायमेंशन है फोर्स की डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का मतलब इमेजिनरी, जो नहीं है लेकिन है, दैट इज इमेजिनरी। जो इस फ्रेम से तो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इस फ्रेम से दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। राइट? दिखावटी फोर्स, हाँ बहुत बढ़िया, दिखावटी फोर्स या जो भी कुछ कहना कहते रहो, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो सूडो का मतलब जो एक्चुअली नहीं है लेकिन लगाना पड़ेगा अगर मुझे अपने डिस्क्रिप्शन जो है क्वेश्चन का उसको ठीक करना है तो। हाँ श्रेष्ठ ठाकुर बोलो। सर अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है सर, तब वेट इंक्रीज होएगा सर? अभी चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। अब मैं वापस आता हूँ ये वाली देखिए, इसमें क्या हो रहा था कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ये वाला, ये कुछ कह रहा था, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ये कुछ कह रहा था। वापस आते हैं इधर पे। अब लिफ्ट के फ्रेम से क्या दिखाई दे रहा था? लिफ्ट के फ्रेम से जो फोर्सेस देखे थे हमने, अब मैं यहाँ पे लिफ्ट ही लिख दूंगा सीधे, क्योंकि लिफ्ट ही एक्सेलरेटेड है, इज इक्वल टू फोर्स ग्राउंड के फ्रेम से माइनस कुछ करना है उसमें m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम s डैश विद रिस्पेक्ट टू s, ये करना है। तो लिफ्ट के फ्रेम से टेंशन क्या दिखाई देगी ऐसा निकालना चाहता हूं कि लिफ्ट के फ्रेम से टेंशन क्या दिखाई देगी इज इक्वल टू ग्राउंड से टेंशन कितनी दिखाई दे रही है? बोलो, ग्राउंड से टेंशन जो दिखाई दे रही है वो कितनी दिखाई दे रही है? 0 माइनस ये मास किसका लेना है? पार्टिकल का, यानी कि बॉल का मास। ये एक्सेलरेशन बताओ किसका है? एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम्हारा एक्सेलरेटेड फ्रेम कौन सा था? लिफ्ट। तो मैं यहीं पे शॉर्ट में लिख देता हूं कि ये क्या चीज है, कलर चेंज करके, कि दिस वन इज व्हाट? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब बताओ लिफ्ट का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या था? लिफ्ट तो नीचे की तरफ गिर रही थी ना, फ्री फॉल हो रही थी लिफ्ट तो भाई फ्री फॉल के लिए एक्सेलरेशन क्या लिखना चाहिए? जी। सही है क्या? सो दैट शुड बी इक्वल टू माइनस mg। और ये क्या चीज है? फोर्स फ्रॉम द लिफ्ट फ्रेम। तो जब मैं लिफ्ट फ्रेम से काम कर रहा हूँगा तो मुझे एक एक्स्ट्रा इमेजिनरी फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इमेजिनरी फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो मुझे बताएगा ये सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तब मैं ग्राउंड से और लिफ्ट से जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको कंपेयर कर पाऊंगा। ठीक है क्या? एक तो मुझे साथ में चैट भी पढ़नी पड़ती है भाई। ठीक है, ओके ओके ओके, रुक जाओ भाई, चलो ठीक है। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो भाई। सिर्फ ये वाला पार्ट उठा ले, ये वाला पार्ट, दिस इज सूडो फोर्स। तो सूडो उठा ले बस, कि जब मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम पे काम कर रहा हूँ तो मुझे ग्राउंड पे जो भी कुछ चल रहा हो उसमें से कुछ माइनस करना पड़ता है, ये दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स है कितना, अब देखते हैं। एफ सूडो, पी फॉर सूडो लिख रहा हूँ, या फिर चलो ऐसे लिख लो, एफ सूडो कितना है?
माइनस m एक्सेलरेशन ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s, ऐसा है सूडो फोर्स। तो सूडो लगाते हुए 3 स्टेप बता रहा हूँ कि सूडो लिखते हुए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। स्टेप टू फॉलो फॉर सूडो फोर्स, ठीक है ना। सूडो के 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, मास किसका लेना है? मास should be taken of the particle which is observed, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो दोनों फ्रेम में, पीछे वाले एग्जांपल में किसको ऑब्जर्व किया जा रहा था? बॉल को ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो मास किसका लिया है? बॉल का। स्टेप 2, एक्सेलरेशन किसका लेना है? एक्सेलरेशन should be of the accelerating frame with respect to ground। ये लिया एक्सेलरेटिंग फ्रेम का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और स्टेप 3, एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन, या एक तरह से कह लो नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लिखने का क्या मतलब है? इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है, कि ये जो एक्सेलरेशन मुझे लेना है ये नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन कहाँ था? नीचे की तरफ। तो तुम्हें जो फोर्स लेना है वो कहाँ लेना पड़ेगा? ठीक है, फ्रेम का एक्सेलरेशन जो पूरी लिफ्ट है वो कहाँ गिर रही थी? नीचे, जी से। ठीक है, तो बॉल के ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा, सूडो, वो कहाँ लगेगा? मास m होगा, बॉल का मास होगा। एक्सेलरेशन किसका लूंगा? लिफ्ट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लूंगा, और नेगेटिव था इसलिए ऊपर की तरफ लगाया है। ठीक है, तो mg लग गया ऊपर की तरफ। ठीक है, और एक वेट mg तो डाउनवर्ड एक्ट कर ही रहा था। तो अब बताओ टेंशन कितनी होनी चाहिए? T ऊपर की तरफ प्लस mg ऊपर की तरफ, एक mg नीचे की तरफ, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो T इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? तो इस ये वाला फोर्स लगाने से अब मेरे जो रिजल्ट आए वो ठीक वैसे ही आ रहे हैं जैसे कि ग्राउंड फ्रेम से आते। तो ग्राउंड फ्रेम वाला जो भी कह रहा है वो, और लिफ्ट फ्रेम से जो भी अभी कह रहा है वो, दोनों सेम हो जाएंगी चीजें। यानी कि आपका जो डेटा होगा, जो फोर्सेस होंगे, वो दोनों कोलैबोरेशन में होंगे। दोनों चीजें आपको ठीक दिखाई दे रही होंगी, प्रोवाइडेड कि आप एक सूडो फोर्स कंसीडर करते हो। अगर आप सूडो कंसीडर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए, किसी को डाउट है इसमें तो बताइए अभी तक। ये हमने अपना वाला एग्जांपल समझ के देखा कि हमारे वाले एग्जांपल को हमने इसमें कैसे प्रूव किया कि जो लिफ्ट में खड़ा हुआ इंसान है वो भी ठीक बोल रहा है कि हाँ, अब वो भी कह रहा है कि लिफ्ट वाला इंसान भी कि हाँ भाई टेंशन 0 है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक सूडो फोर्स लग रहा था, दैट इज mg। वो नीचे वाले फोर्स को करेगा बैलेंस एंड दे विल बी 0 ईच अदर, तो टेंशन विल बी इक्वल टू 0। सो अब लिफ्ट फ्रेम से जो इंसान है वो भी कह रहा है कि भाई टेंशन 0 है, ग्राउंड वाला तो कह ही रहा था 0 है। डन। सो दिस वाज द केस। तो जब भी मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में काम कर रहा हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा इमेजिनरी फोर्स या सूडो फोर्स लेना पड़ेगा, तब मैं ग्राउंड फ्रेम से जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके साथ एक्सेलरेटेड फ्रेम के रिजल्ट्स को मैच कर पाऊंगा। ठीक है क्या? नई चीज़ है तुम्हारे लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट ओके। 3 स्टेप बस याद रखना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप के सूडो कैसे लगाते हैं। सूडो ऐसे लगाते हैं कि मास किसका लेते हैं? मास लेते हैं उस पार्टिकल का जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो तुम। ठीक है ना। एक्सेलरेशन किसका लेते हैं? एक्सेलरेशन लेते हैं उस फ्रेम का जिसके रेस्पेक्ट में, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। और थर्ड स्टेप एक नेगेटिव साइन लेते हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन, फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाना है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। बताइए। सर जैसे mg नीचे लग रहा है और लिफ्ट नीचे जा रही है, तो mg माइनस के ऊपर mg लग रहा है, तो प्लस mg नहीं हो जाएगा? नहीं दोस्त, नेगेटिव मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है फोर्स दिखाने के लिए, बट एक्चुअली तो मैं डायरेक्शन तो ले चुका ना ऊपर की तरफ। ओके सर। भाई ये वाला फोर्स कहाँ होगा? फ्रेम के एक्सेलरेशन के रिवर्स डायरेक्शन में होगा ना।
तो क्या मैंने फ्रेम Yes, के sir. एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया है? यस सर। यस, तो फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक बात है, ऊपर की तरफ लगा दिया तो मैंने इसलिए। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है। नेगेटिव क्या सिग्निफाई करता है? नेगेटिव सिग्निफाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन इज ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, जगह नहीं बची यार, बट यहाँ से हट। डायरेक्शन ऑफ कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ऐसा ये है। ठीक है मित्रों? ठीक है भाई लोग? यस अब सर। आते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हमने इसको समझा अपने बोलिए भाई श्रेष्ठ ठाकुर। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि सर ये कॉपी करना था लोगों ने। कॉपी नहीं, तुमको मिल जाएगी, सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर, ओके ठीक है। चलिए। ओके 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 चलिए, नेक्स्ट बात क्या करने की है कि ये हमने बहुत अपने एग्जांपल के स्पेसिफिक पढ़ा हमने तो बस अभी तक सब कुछ। ठीक है, मैं अब चीज़ को जनरलाइज करता हूँ। ठीक है ना? सो अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, वही सब कुछ जो कुछ हमने बात की है जस्ट लिख रहा हूँ उसको। अब सुनते रहना, जहाँ पे प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड। ओके, सो देयर आर some frames of references in which Newton's laws of motion are applicable। तो जो ग्राउंड से देख रहा था वहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल थे, लेकिन जो लिफ्ट से देख रहा था उसके लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स डिजाइन करना पड़ा। तो इसका मतलब लिफ्ट फ्रेम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। ठीक है, और ग्राउंड फ्रेम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हैं। लेकिन अगर मुझे फिर भी लिफ्ट फ्रेम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं तो मुझे एक करेक्शन फैक्टर डालना पड़ेगा, एंड दिस इज द करेक्शन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। So there are some frame of references in which Newton's laws of motion are applicable, called inertial frames of references। तो वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं, दोज आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, एंड दूसरे वाले कौन से बचे अब तो बता दोगे कि ऑल those frame of references in which Newton's laws of motion are, एक सेकंड भाई, not applicable are called non inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुए, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब थोड़ा सा इनके ऊपर और काम करेंगे कि क्या होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमने क्या देखा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन होते हैं? वो जिनसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। ऐसा कौन सा हुआ था? ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फाइन। नॉन इनर्शियल कौन होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कौन से होते हैं? कौन सा था नॉन इनर्शियल फ्रेम? लिफ्ट थी। लेकिन बार बार लिफ्ट नहीं कहना चाहिए मुझे, अब सही से बताना चाहिए कि नॉन इनर्शियल कौन से होते हैं। वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट कर रहे हो वो सारे होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन क्या हुई कि ऑल एक्सिलरेटिंग, ठीक है, एक टर्म और डाल रहा हूं, एंड rotating frames of reference are called
नॉन इनर्शियल। ठीक है, जितने भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम होंगे सारे नॉन इनर्शियल हैं। मैंने रोटेटिंग वर्ड क्यों डाला, क्योंकि जब कोई चीज रोटेट करती है तब भी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता ही है उसमें, तो इसलिए वहां भी एक्सेलरेशन है। सो इसलिए वो वाला जो फ्रेम हुआ, जो रोटेटिंग फ्रेम है, वो भी नॉन इनर्शियल टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, अब इनर्शियल किसको बोलेंगे कि भाई ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है, बहुत बढ़िया बात है। और कौन कौन से होते होंगे इनर्शियल फ्रेम के, ऑल फ्रेम्स which are attached to ground। attached to ground, तो अगर ग्राउंड से किसी फ्रेम को तुमने अटैच कर दिया तो उसकी वेलोसिटी भी तो जीरो ही होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सो इसलिए वो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑल फ्रेम्स which are moving with constant velocity, तो जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो सारे फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम होंगे। सो इनर्शियल के एग्जांपल हुए कि ग्राउंड फ्रेम और ऑल द फ्रेम्स व्हिच आर अटैच्ड टू द ग्राउंड, और जितने भी फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो सारे इनर्शियल फ्रेम होंगे। और इनर्शियल वो होते हैं जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम वो हुए जो कि एक्सेलरेटेड हो या फिर रोटेटिंग फ्रेम हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के एक्सेलरेशन आ रहा हो, एक्सेलरेशन रोटेटिंग हो चाहे एक्सेलरेटिंग हो। बोल भाई। सर बस एक बात पूछनी थी कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाले इनर्शियल फ्रेम में क्यों आएंगे सर? अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 हो गया। यस तो सर। अब बताओ उसको इस कैटेगरी में डालेगा कि इस कैटेगरी में डालेगा? पहले वाले में। सही है, ठीक है सर। फाइन। चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो बताइए। ठीक है, तो जो कुछ हमने पढ़ा है अभी तक वो सबका जूस है ये वाली लाइन। ये सारा कार्यक्रम करने के लिए हमने सब कुछ पढ़ा था। ओके, तो ये सारा खेल चल रहा था भाई, ये सब कुछ हुआ। फिर हम सूडो पे पहुंचे। सूडो कैसे लगाते हैं उसके मैंने 3 स्टेप बताए तुमको। सूडो लगाते हुए खास बात है, मास लेना है पार्टिकल का, एक्सेलरेशन लेना है फ्रेम का, और एक लगाना है नेगेटिव साइन, यानी कि फोर्स कहाँ लगाना है? फ्रेम के एक्सेलरेशन की रिवर्स डायरेक्शन में। बस जब भी कभी लगा रहे हो हमेशा ये 3 चीज याद रखना। अच्छा, इसके अलावा कहीं नहीं फंसोगे। हमेशा कहाँ पे लगाना है? देखो सूडो कहाँ पे लगाया मैंने? सूडो मैंने तब लगाया जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहा था, तब मुझे सूडो लगाना पड़ा। ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम से देखते हुए सूडो मत लगाना। इनर्शियल कौन होते हैं? जो रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, दे ऑल आर। ठीक है मित्रों, तो ठीक है भाई लोग। अब एग्जांपल ले रहा हूँ भाई श्रेयस Yes, ठाकुर, sir. तेरे वाले एग्जांपल। ये है एक लिफ्ट। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए लिफ्ट है, लिफ्ट में रखा है एक ब्लॉक मास m का। ठीक बात है क्या? चलो और थोड़ा सा मजा करते हैं इसके साथ। एक रखी है वेइंग मशीन, एक वेइंग मशीन है, वो तो बताती है वेट, बताती है भाई इसका। इसके ऊपर रखा है ब्लॉक m, मान लो m जो है वो 10 किलोग्राम का है। ठीक है, बताओ वेइंग मशीन क्या बता रही होगी? वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? 10 जी। जी की वैल्यू को मैं 10 लेता हूँ तो कितना बताएगी? 100, है ना, 100 न्यूटन। ठीक है, तो अब 10 बताएगी निशांत, 10 तो भाई क्या है? 10 तो किलोग्राम है। एम जी बताएगी ना वो तो, m इंटू जी। 10 तो मास है, मास थोड़ी बताएगी, वो तो फोर्स बताएगी ना टोटल कितना है। तो चलिए 100 किलो बताएगी ऐसा। ठीक बात है, 100 न्यूटन बताएगी। ठीक है, 100 न्यूटन पे आ रही होगी वेइंग मशीन की जो सुई है। वो एक्चुअली बता क्या रही है? इस मास का तुम अगर एफबीडी बनाओ तो वो क्या है? दैट इज mg, और ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल। तो वो जो वेइंग मशीन है एक्चुअली वो बता रही है नॉर्मल रिएक्शन। ये एक्चुअली क्या रीड कर रही है? एक्चुअली रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन ना होता तो क्या रीडिंग बता रही होती? लेकिन वेट तो हमेशा रहेगा, चाहे इसको थोड़ा सा अगर तुमने हवा में फेंक दिया, यहाँ पे फेंक दिया, तो क्या mg लगना बंद हो गया क्या? ऐसा तो नहीं है।
लेकिन वेइंग मशीन तो तब 0 बताएगी ना जब ये हवा में होगा तो। फाइन, सो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन रीड कर रही है वेइंग मशीन। ओके, तो चलिए यहाँ तक की बात क्लियर, डन। ओके, इसका एफबीडी कैसे बना रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, mg यहाँ पे। अब देखिएगा, सपोज लिफ्ट ऊपर की तरफ चलनी शुरू कर दे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। एक जनरल परसेप्शन बता दो कि मशीन की जो रीडिंग है वो बढ़ेगी या घटेगी, चैट में बता दो। अगर लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे तो मशीन की रीडिंग घटेगी या बढ़ेगी? ठीक बात है, इंक्रीज होगी। फाइन फाइन, डन। चलिए, मैक्सिमम ऑफ द पब्लिक इज सेइंग के घटेगी। एक कोई जन है जो कह रहा है कि कम हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं अभी क्या होगा। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब तुम 2 फ्रेम चूज करोगे, फ्रेम नंबर 1 इज 2, दूसरा फ्रेम है यहाँ पे कि यहीं खड़ा है एक आदमी, यहीं से देख रहा है, दिस इज फ्रेम नंबर 2। मैं दोनों फ्रेम से काम करूंगा, ठीक है। फ्रेम 1 क्या देखेगा भाई, फ्रेम 1 क्या देखेगा, क्या ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है? यस, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ कौन है, mg, और ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सेकेंड लॉ से क्या लिखोगे, न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिखोगे भाई, जिधर की तरफ चीज चल रही है इसका मतलब वो वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए दूसरे वाले से, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो गया है mg से, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सो सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m में क्या लिखोगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू m इंटू ए। क्या लिखोगे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन माइनस, अब mg तो चेंज होता नहीं है भाई, mg तो पहले 100 था तो 100 ही है अभी भी, इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, 10 है, a कितना है, 2 है, तो कितना हो गया 20। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, 120 न्यूटन। 120 बढ़ गया है कि घट गया है? बढ़ गया है। ठीक है। सो जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि वेइंग मशीन क्या पढ़ रही थी, वेइंग मशीन तो नॉर्मल रिएक्शन ही पढ़ रही थी बस। तो वेइंग मशीन की रीडिंग अभी हो जाएगी 120, ठीक है, ऐसा। अब जो ये वाला आदमी खड़ा है फ्रेम नंबर 2 से जो खड़ा हुआ है उसको देखो भाई, फ्रेम 2 वाले को देखो। फ्रेम 2 वाला तो कहता है कि भाई ये तो रेस्ट पे है ब्लॉक, मैं भी वहीं खड़ा हूँ और ब्लॉक भी वहीं है, तो ब्लॉक तो रेस्ट पे है मेरे हिसाब से, तो फ्रेम 2 वाला कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं ये बात कहता, अब मुझे पता है कि जो फ्रेम 2 है वो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, एक्सिलरेटिंग फ्रेम है, विच इज नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं तो करेक्शन करना पड़ता है, ठीक बात है। कैसे करते हैं करेक्शन, कि जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहा हूं तो मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। कैसे लगाते हैं भाई सूडो फोर्स, सूडो फोर्स में मास लेते हैं, एक्सेलरेशन लेते हैं फ्रेम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एस डैश ऐसा लेते हैं, एक होता है नेगेटिव साइन। चलिए ठीक है। सो सूडो फोर्स लगाना है मुझे ये वाला, बताओ क्या लगाओगे, मैग्नीट्यूड बता दो पहले तो, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 80 10। मास किसका लोगे, माइनस मास किसका लोगे भाई, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 10, तो 10 10 ले kg। लिया। एक्सेलरेशन किसका लोगे, फ्रेम का, ये रहा फ्रेम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, तो लोगे 2, तो 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और एक नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो फोर्स आ रहा है सूडो फोर्स, ये कहाँ लगाना है, जिधर फ्रेम जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है क्या। तो ये सारा कचरा मैं मिटा देता हूँ और सीधे यहाँ पे काम करता हूँ कि सूडो फोर्स कहाँ लगाना है, दिस इज सूडो फोर्स। नीचे क्यों लगाया, क्योंकि फ्रेम कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ, क्योंकि फ्रेम ऊपर जा रहा था इसलिए सूडो फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगाया। कितना लगाना है अब, 10 इंटू 2, मास पार्टिकल का जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो और एक्सेलरेशन फ्रेम का, तो कितना हो गया 20 न्यूटन हो गया ये। अब ये आदमी की बात सुन लो, ये आदमी कह रहा है कि भाई ब्लॉक तो रेस्ट पे है, block is at rest with respect to frame 2, तो summation of all the forces क्या होना चाहिए 0। अब देख लो भाई summation of all the forces क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है पॉजिटिव,
mg नीचे की तरफ है नेगेटिव, सूडो नीचे की तरफ है नेगेटिव, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg कितना है 100, सूडो कितना है 20 इज इक्वल टू 0. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 120. सही है क्या? अभी ठीक है, अभी दोनों सेम चीज कह रहे हैं. सो ये जादू है सूडो फोर्स का, तो इसको कंसीडर नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी. चलिए बताइए, यहाँ तक कुछ डाउट मतलब हमने ग्राउंड के मतलब सर हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाले को सही माना है. यस, क्योंकि मेरे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मैंने क्या लिखा, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दे आर वैलिड ओनली फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लेकिन तुम खुजली कर रहे हो ना कि नहीं मैं तो नॉन इनर्शियल में भी लगाऊंगा. नॉन इनर्शियल में वैलिड ही नहीं है, सिर्फ इनर्शियल में वैलिड है. लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं तो नॉन इनर्शियल में भी लगाऊंगा. ठीक है ना? तो फिर अगर तुम नॉन इनर्शियल में भी लगाना चाहते हो तो भाई छोटा सा करेक्शन करो, एक सूडो फोर्स और कंसीडर करो, तब तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल में भी लगा पाओगे. सो जो फ्रेम 2 था वो नॉन इनर्शियल फ्रेम था, लिफ्ट फ्रेम था, उसमें लगाना चाहता हूँ मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, तो इसलिए मुझे एक सूडो फोर्स लेना पड़ा. सही है क्या? यस सर. ये एग्जांपल समझ पाए हो? बहुत डिटेल में डिस्कस किया है हमने. अगला वाला तुम लोग करोगे इसलिए देख लो ढंग से. किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो. यही लिफ्ट है, वेइंग मशीन है, ये है वेइंग मशीन. ठीक है ना? ब्लॉक रखा है यहाँ पे, दिस इज द ब्लॉक. इसका मास है 10 किलोग्राम. लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ, लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ. एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा एक्सेलरेशन है. एक है फ्रेम 1 यहाँ से, और एक आदमी यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, एक आदमी यहाँ से देख रहा है. फ्रेम 2 से एक आदमी देख रहा है. इक्वेशंस लिखो. फ्रेम 1 क्या कहता है और फ्रेम 2 क्या कहता है, दोनों का जो आंसर आएगा फाइनली वो सेम आएगा. ठीक है, वो डिफरेंट नहीं हो सकता. जो मशीन की रीडिंग है वो चेंज नहीं होती है. मैं देख लिया पहले. फ्रेम 1 से देख लो तब भी मशीन की रीडिंग 120 है, फ्रेम 2 से देख लो तब भी मशीन की रीडिंग 120 है. कोई आदमी बता दे चाहे. ठीक है, तो सेम यहाँ भी सेम आना चाहिए. मशीन की रीडिंग क्या है, तो चलिए कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या आना चाहिए. ठीक है, कोई नहीं बताएगा, बस गौरव सिंह ही बताएंगे. नॉर्मल तो सर 120 आ रहा है पहले फ्रेम से. शर्म नहीं आती तुझे? एफबीडी क्या बनाएगा? अब रीडिंग, अब भी रीडिंग बढ़ेगी, अब भी कम नहीं होगी रीडिंग. सबसे पहला काम है एफबीडी बनाना. फ्रेम 1 से एफबीडी बनाओ. ब्लॉक, नॉर्मलाइजेशन कहाँ लगाओगे? ऊपर की तरफ. एमजी कहाँ लगाओगे? नीचे की तरफ. अब देखो चल कहाँ रहा है बे तू. एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ चल रहा है. तो बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, एमजी ज्यादा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा? भाई फाइनली जिधर आइटम मूव कर रहा होता है वही वाला फोर्स तो ज्यादा होता है. तो इसका मतलब 80 आ mg जाएगा ज्यादा सर, है. 80 आ जाएगा. mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma, ये लिखूंगा अब इक्वेशन. अब नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg नहीं लिखूंगा. अब mg कितना था 100 था जी, माइनस नॉर्मल रिएक्शन कितना था इज इक्वल टू इतना 10 इंटू 2. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया यहाँ से 80 न्यूटन. ठीक है, तो अब मशीन की रीडिंग थोड़ी डिक्रीज हो गई है. वो भी जानी चाहिए थी, क्योंकि जब मशीन नीचे की तरफ भाग रही है, पूरी लिफ्ट नीचे की तरफ भाग रही है, तो क्या ब्लॉक अब फ्लोर को उतने ही नॉर्मल रिएक्शन से प्रेस कर रहा होगा जितने से पहले कर रहा था? नहीं, अब थोड़ा कम हो गया होगा, इसलिए रीडिंग भी कम हो जानी चाहिए. ठीक बात है. फ्रेम 2, फ्रेम 2 से भी सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे. तो सबसे पहले जानिए कि जो फ्रेम 2 है वो है कैसा. तो आपको जब भी कभी एफबीडी बनाना है तो पहले ये देखना है कि फ्रेम मेरा जिससे मैं काम कर रहा हूँ कहीं एक्सेलरेटिंग तो नहीं है. तो ये वाला जो फ्रेम है ये एक्सेलरेटिंग है. अगर ये एक्सेलरेटिंग है तो भाई ये नॉन इनर्शियल है.
ठीक है ना, नॉन इनर्शियल है। जब नॉन इनर्शियल के साथ काम करता हूँ तो एक सूडो फोर्स लगाना ही पड़ता है एफबीडी में। तो अब बनाएंगे एफबीडी। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है भाई, ऊपर की तरफ है, एमजी कहाँ है, नीचे की तरफ है। ये तो फोर्स वो है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं इनर्शियल फ्रेम से, ठीक बात है। उसके बाद नॉन इनर्शियल के करेक्शन के लिए एक लगाऊंगा सूडो फोर्स। मैं थोड़ा साइड में दिखा रहा हूँ, दिखाना तो मुझे एक्चुअली सेंटर ऑफ मास पे चाहिए, बट ओवरलैप कर जाएगा इसलिए नहीं दिखा रहा। कितना होना चाहिए पहले तो ये देख लो, कहाँ लगना चाहिए, ऊपर या नीचे, बोलो भाई लोग, ऊपर के सूडो नीचे। फोर्स ऊपर लगना चाहिए, सूडो फोर्स ऊपर। फ्रेम कहाँ चल रहा है, नीचे की तरफ। अगर नीचे। फ्रेम चल रहा है, अगर फ्रेम चल रहा है नीचे की तरफ तो सूडो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो सूडो लगा ऊपर, एफ पी फॉर सूडो लिख रहा हूँ उसको। अब आते हैं मैग्नीट्यूड पर। तो नेगेटिव तो मैंने सेट कर लिया, नेगेटिव का मतलब वही थी, डायरेक्शन ही थी, सेट कर ली। अब आता हूँ मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड कितना लिखूंगा, मास पार्टिकल का, एक्सीलरेशन फ्रेम का, एक्सीलरेशन लिखूंगा फ्रेम का, ठीक है। ये सब काम हम बहुत बार कर चुके, डायरेक्ट लिखूंगा 10 इंटू 2 तो कितना हो गया, 20 न्यूटन। तो ये हो गया। अब फ्रेम 2 वाले आदमी को क्या दिखाई देता है कि ब्लॉक तो रेस्ट पे है, ब्लॉक एट रेस्ट फॉर फ्रेम 2। तो फ्रेम 2 वाला जो आदमी है वो कहता है कि ब्लॉक तो रेस्ट पे है, तो भाई कर दो रेस्ट पे उसको। रेस्ट का मतलब क्या, ऊपर के जो भी फोर्सेस हैं, नीचे के जो भी फोर्सेस हैं, इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 रेस्ट के लिए। तो ऊपर के फोर्सेस माइनस नीचे के फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मल रिएक्शन तो ठीक है, ये कितना है 20 माइनस 2 कितना है भाई 100 इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया 80 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों से मुझे सेम चीज दिखाई दे रही है। जब मैंने ये करेक्शन फैक्टर लिया तो नॉन इनर्शियल में जब भी काम कर रहा हूँगा तो एक करेक्शन फैक्टर लेना पड़ेगा। वो करेक्शन फैक्टर है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स में 3 स्टेप फॉलो करने हैं, बस ये ध्यान रखने का है कि फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगाना है सूडो फोर्स। मैग्नीट्यूड में कितना होना चाहिए, मास लेना है पार्टिकल का, लेकिन एक्सेलरेशन लेना है फ्रेम का, ठीक है। बोलिए सुरेश। तो सर मतलब सूडो फोर्स बस फ्रेम, वो जो दूसरा मूविंग नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन है बस माइनस में। सिर्फ उसके लिए ही लगाऊंगा, इनर्शियल में कभी भी सूडो फोर्स नहीं लगाऊंगा। यस सर, नॉन इनर्शियल क्यों लगाना पड़ा वो भी मैं बता चुका हूँ, क्यों लगाना पड़ा, क्यों लगाना पड़ा बताएगा। यस सर, वो कैंसिल ही हो गया सर, वो फिर शायद क्यों लगाना पड़ा, नीचे वो दो जगह कोई सर, भी नीचे बताना वो चाहेगा दो कि जगह सूडो फोर्स क्यों लगाना पड़ा, कोई बताना चाहता है जो ठीक एक्सप्लेन कर सके, बोल भाई। जो कि हमारी न्यूटन्स लॉ है वो ग्राउंड के लिए वैलिड है, मतलब इनर्शियल के लिए वैलिड है। यस यस बिल्कुल ठीक बात है। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नॉन इनर्शियल में लगाना चाहता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो इसलिए मैं सूडो फोर्स लगा रहा हूँ करेक्शन फैक्टर। चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नॉर्मली, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे कि लिख देता हूँ। चलो मैं क्या करूँ यहाँ लिख देता हूँ इधर कि what should be the acceleration of lift so that weighing machine, क्या लिख रहा हूँ मैं ये, weighing machine reads 0। weighing machine 0 रीड कर रही है भाई, क्या एक्सीलरेशन होना चाहिए फ्रेम का, चैट में बता दो। चलिए बढ़िया, नॉर्मली इसका मतलब आप समझ पाए हो कि क्या बात कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि ये 0 हो जाए। ये 0 कैसे होगा, जब 100 में से 100 माइनस होगा।
इसका मतलब सूडो फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। सूडो फोर्स 100 कब होगा, जब 10 तो 10 ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। जब ये 2 की जगह पर हो जाए 10, अगर ये 2 की जगह पर 10 हो गया तो ये 100 हो जाएगा, और फिर 100 माइनस 100 करूँगा तो 0 हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब जो लिफ्ट है अगर वो नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना शुरू कर दे तो फिर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब है कि जो नॉर्मल रिएक्शन 0, शायद पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा तो इसका मतलब कांटेक्ट लूज हो जाएगा ब्लॉक का वेइंग मशीन के साथ। अगर वेइंग मशीन के साथ ब्लॉक का कांटेक्ट लूज हो जाएगा तो फिर ब्लॉक इस वेइंग मशीन को प्रेस ही नहीं कर रहा होगा। जब प्रेस नहीं कर रहा होगा तो रीडिंग क्यों आएगी? सही है क्या? दिस वाज द केस। ठीक है, चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ कि लिफ्ट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिर रही है। लिफ्ट इज फॉलिंग विद एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताना क्या होगा? हाथ उठाओ, कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? मोहम्मद साहिल सब कुछ तुम्हें करोगे क्या? बाकी पार्टी कहाँ है भाई? क्वेश्चन ये है कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, फॉल हो रही है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? बताइए कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? नॉर्मल रिएक्शन 0 से कम हो सकता है क्या कभी भी? ये बात पिछले वाले उसमें भी हो चुकी है जब हम नॉर्मल रिएक्शन पढ़ रहे थे। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है नॉर्मल रिएक्शन की? वो हो सकती है 0। 0 से कम कैसे हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन? -20 लिखे जा रहे हो। तो नॉर्मल रिएक्शन कब आता है? जब दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब ये वाली लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलती है, कांटेक्ट तो तभी लूज हो जाता है। 12 से चलेगी तो फिर तो पक्का कांटेक्ट लूज हो गया, लिफ्ट तो नीचे निकल गई। और ये जो ब्लॉक है ये तो नीचे 10 से ही गिरेगा ना, लिफ्ट नीचे 12 से जा रही है और ब्लॉक तो नीचे 10 से ही गिरेगा, तो कांटेक्ट लूज हो गया, ब्लॉक थोड़ा ऊपर उठ गया हवा में, ब्लॉक पहुंच गया ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन तो 0 ही होगा, है ना? नेगेटिव में थोड़ी बताओगे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, पॉइंट समझ पाए हो? नॉर्मल रिएक्शन इज 0। ठीक है, तो लिफ्ट में जो आदमी खड़ा हुआ है इसको ब्लॉक ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। क्यों ऊपर जाते हुए दिखाई देगा? डेटा को देख लो भाई थोड़ा सा। नॉर्मल रिएक्शन तो 0 हो चुका है, ये तो खत्म हो गया। सूडो फोर्स तब कितना होगा? 10 × 12 120, और नीचे की तरफ फोर्स कितना है? 100। तो सूडो फोर्स जो है ऊपर की तरफ वो है 120 और नीचे की तरफ जो mg है वो है 100, तो ऊपर का फोर्स ज्यादा हो रहा है सूडो। तो लिफ्ट में बैठे आदमी को ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है क्या? लिफ्ट में बैठे हुए आदमी को ब्लॉक ऊपर उठते हुए, ऊपर चलते हुए दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है मित्रों, ये रियल टाइम सिचुएशन में एक बार हुई है। एक बार मतलब एक बार क्या, बहुत बार हुई होगी। मैंने एक बार देखा सुना है, जहाँ पे वो है डिस्कवरी में एक वो आता है एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये वाली चीज़ हुई है एक बार। ठीक है ना, कि जो प्लेन था वो प्लेन नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, ग्रेटर देन 10 से नीचे की तरफ चलने लगा एक प्लेन। तो जितने भी उसके अंदर पैसेंजर थे, ठीक है ना, वो सारे तो जी से नीचे नहीं गिर सकते, जी से तेज नहीं गिर सकते नीचे, वो तो 10 से नीचे गिर रहे हैं, और जो प्लेन है वो तेज गिरने लगा। तो सारे पैसेंजर कहाँ होंगे? सारे पैसेंजर इस पीछे वाली दीवार को जाके चिपक जाएंगे, तो सारे पैसेंजर यहाँ पहुंच जाएंगे पीछे, ऐसा। तो ये ब्लॉक भी ऐसे कहाँ पहुंच जाएगा? ये ब्लॉक यहाँ चिपक जाएगा जाके। ठीक है, हाँ लिफ्ट फाड़ के निकल जाए भैया, हाँ ठीक बात है, हो सकता है भाई तेरे गांव में ऐसा लिफ्ट फाड़ के निकल जाए। ठीक है, तो चलिए, मतलब ऐसा नहीं है कि झूठ है, मतलब सच है सब कुछ। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन है। कोई बोल रहा था भाई एक क्वेश्चन और करना है, लो भाई एक और लो।
फाइन, लो ये है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी जा रही है इधर, एक्सेलरेशन ए से, और उसके अंदर टंग रहा है एक पेंडुलम, ठीक है। चलिए पहले ये नहीं बना था, पहले ये बना था। एक पेंडुलम टंग रहा है जिसका मास है m, ठीक है ना, और अचानक से गाड़ी इधर चलना शुरू कर दे, सडनली ए एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से जो पूरी कार्ट है ये उधर मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो बताओ पेंडुलम ऐसे ही टंगा रहेगा या थोड़ा तिरछा मिर्चा हो जाएगा कुछ? हाँ जी श्रेयस ठाकुर बोलो। सर पीछे बेंड हो जाएगा सर, और पीछे अगर की तरफ बहुत ही जाएगा, तेज है तो सर छत, ठीक बात है, ठीक बात है, छत के पास हो जाएगा। फाइन फाइन ओके। कार्ट स्टार्ट, कार्ट suddenly starts moving towards right with acceleration a which is less than g, ऐसा मैंने कंडीशन ले लिया। कार्ट, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो फाइंड एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल। तो जो स्ट्रिंग है ये, सर लेस देन 45। तो भाई ये यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये एंगल पूछा है मुझे कि एंगल थीटा कितना सर लेस होगा। देन 45। मैं एग्जैक्ट आंसर चाह रहा हूँ, नॉट लेस देन 45, ठीक है। तो जैसे ही वो तो जाएगा सर तो ये डिपेंड पीछे करता भाग है। जाएगा ऐसे, ओके, इस तरह से। तो अपने को चाहिए कि एंगल क्या होगा। फाइंड एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल। मैंने डेटा पूरा दिया, घबराने की जरूरत नहीं, आंसर आएगा। बस तुम्हें एफबीडी बनाना आना चाहिए, बस गेम ही एफबीडी का है पूरा। फ्रेम 1 है ग्राउंड फ्रेम, इससे काम करेंगे पहले, ठीक है। चलिए फ्रेम 1 से काम कर रहा हूँ जो कि ग्राउंड फ्रेम है, तो उस ग्राउंड फ्रेम से एफबीडी बनाओ। माधव नागपाल, यू आर वेरी वेरी राइट। फ्रेम 1 जो कि ग्राउंड फ्रेम है उससे एफबीडी बनाओ। एफबीडी क्या बनेगा, ये तो है बॉल, इधर की तरफ बताओ क्या लगेगा, नीचे की तरफ क्या है, एमजी, बस ये दो फोर्स हुए, और ये है वर्टिकल। भाई अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ से ये वाला एंगल होगा, ये भी तो थीटा ही होगा, तो मैंने वो बना लिया थीटा एंगल ऐसा, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा। अब मैं अगर टी के, अच्छा चल कहाँ रहा है ये पूरी बॉल किधर जा रही है, इधर की तरफ जा रही है भाई। तो जिस डायरेक्शन में कोई चीज चल रही हो उस डायरेक्शन में फोर्स तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो टी के करूंगा दो कंपोनेंट, कलर चेंज कर लेता हूँ, टी के करूंगा दो कंपोनेंट। इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा टी साइन थीटा, इधर की तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा वो आएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। बॉल कहाँ चल रही है, बॉल इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। अगर बॉल हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो ये वाली इक्वेशन लिखो, इज इक्वल टू एम इंटू ए, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल में, ये वाली इक्वेशन लिखो हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अगर वर्टिकल में मूव कर रही है तो वर्टिकल में लिख लो भाई ये वाली इक्वेशन। सो सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, तो कौन कौन से फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं, सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखूं, टी साइन थीटा एंड शुड बी इक्वल टू एम ए, ठीक है। वर्टिकल में बॉल मूव नहीं कर रही, ठीक है, बॉल इज नॉट मूविंग वर्टिकली, ठीक है। इसका मतलब वर्टिकल में क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होने चाहिए। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्स जीरो का मतलब टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी, तो यानी कि टेंशन आ गई यहाँ से कितनी, एम जी अपॉन कॉस थीटा, वैल्यू उठाओ इसमें रख दो, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दिया मैंने, एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी, ठीक है। ये मैंने कहाँ से सॉल्व किया एक बार देख लो, मैंने ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया, सारे फोर्स लिखे, सेकंड इक्वेशन लिखी, एफ इज इक्वल टू एम में, हॉरिजॉन्टल में काम कर रहा था हॉरिजॉन्टल में लिखी, वर्टिकल में काम कर रहा था वर्टिकल में लिखी, ये लिखी है मैंने
वर्टिकल में तो बॉल चल नहीं रही, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगी बॉल। बॉल तो गाड़ी के साथ ऐसे जाते हुए दिखाई देगी ना, ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसको। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया। अब यही वाली सेम चीज को निशांत बोलो। सर ये हमने सर शुरू में ही सर ये टेंशन जो है सर ये थोड़ी उधर क्यों बना दी सर? तुम्हें क्या लगता है ग्राउंड से एक आदमी को, इसलिए तो मैं पहले बोल रहा हूँ भाई, ग्राउंड से ये जो गाड़ी आगे चलेगी तो तुम जब नॉर्मली बस में बैठे रहते हो तो तुम जब बस अचानक आगे चलती है तो तुम पीछे की तरफ धक्का लगता है कि नहीं लगता? यस सर। वही है, बॉल के ऊपर ही पीछे की तरफ धक्का लगेगा। यस सर। तो उस धक्के की वजह से ये थोड़ी सी, अब इसकी रस्सी की लंबाई तो बढ़ नहीं सकती कि बॉल यहाँ आ जाए, रस्सी की लंबाई बढ़ जाएगी ना ऐसे, तो नहीं रस्सी तो बढ़ नहीं सकती, तो इसलिए थोड़ी सी एंगल पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगी बॉल, ऐसे शिफ्ट होगी। सर तो हमें सर एफबीडी जो है सर वो तो सर जैसे इसकी सर इनिशियल कंडीशन थी उस पर बनानी चाहिए सर। नहीं, इनिशियल पे क्यों बनाऊंगा दोस्त, जो अभी राइट नाउ सिचुएशन है उस पर बनाऊंगा ना। इनिशियल पे तो तब बनता जब ये ना होता यहाँ पे, तब तो t इज इक्वल टू mg लिख देता। चाहिए, चल तेरी बात मान लेते हैं। मान लो कि तूने ये बनाया एमपीडी, टेंशन ये है, mg नीचे और एक्सेलरेशन इधर आ रहा है। बताइए भाई बिना किसी फोर्स के कैसा एक्सेलरेशन आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल में तेरे हिसाब से कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना? यस सर। तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया? तो इसका मतलब कुछ तो गलती हो रही है। सर तो मतलब सर हम इनिशियल कंडीशन सर जो हम अंदर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तब लेंगे। देखते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं क्या होगा। ओके सर। डन, चलेगा। श्रेयस ठाकुर कुछ कह रहे हो? सर तो मतलब हम ग्राउंड के रेफरेंस से देखेंगे तो हम उसकी फाइनल जो पोजीशन होगी उसका बनाएंगे एफबीडी। मतलब जो पूरा टॉपिक है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है एकदम। प्रैक्टिकली तुम्हें चीजें कैसी दिखाई देंगी ठीक वैसे तुम्हें पिक्चर्स बनाने हैं। आगे चलें। फ्रेम 2, ये रहा फ्रेम 2। अब फ्रेम 2 से खेलना यही खेल। फ्रेम 2 में जो आदमी है वो क्या देखता है? रस्सी भाई ऐसी हो गई है। फ्रेम 2 वाला आदमी कह रहा है कि रस्सी ऐसी हो गई है, mg इधर, थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन फ्रेम 2 कैसा है? एक्सिलरेटिंग है, नॉन इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल है तो क्या सूडो फोर्स लगाना चाहिए? तो एक सूडो फोर्स लगाना चाहिए। किधर लगाऊं भाई सूडो फोर्स? सूडो फोर्स सर कहाँ होना पीछे की चाहिए? तरफ। जो फ्रेम है तुम्हारा, जिधर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके रिवर्स डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट। तो ये आ गया सूडो फोर्स। ठीक है क्या? ये आ गया सूडो फोर्स। कितना आ गया? अब जरा मैग्नीट्यूड भी बता दो इसका, कितना हो गया सूडो फोर्स? एफ पी इज इक्वल टू मास बॉल का m, एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का। कितना था? a। तो ये आ गया सूडो फोर्स। ठीक है, अब इस वाले आदमी को बॉल चलती हुई थोड़ी दिखाई देगी, इसको दिखाई देगी कि बॉल है रेस्ट पे। सही है क्या? तो इसको दिखाई देती है बॉल रेस्ट पे। अगर बॉल रेस्ट पे है तो उसके ऊपर ये फोर्स और ये फोर्स का समेशन 0 होना चाहिए। तो बॉल के ऊपर इन तीन फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। ठीक है क्या? चाहे तो इसको लामीज थ्योरम से भी कर सकते हो, नहीं तो देसी जुगाड़ करना है तो भाई टी का कंपोनेंट एक आएगा इधर की तरफ, दैट विल बी टी साइन थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज टी कॉस थीटा। और रेस्ट पे होने के लिए टी साइन थीटा बराबर होना चाहिए एम ए के, और टी कॉस थीटा बराबर होना चाहिए एम जी के। इन दोनों इक्वेशन को जब तुम डिवाइड करोगे तो यू विल गेट सेम। तो एंगल फ्रॉम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम दैट विल बी सेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंगल तो सेम होना ही चाहिए वर्टिकल के साथ। लेकिन मेरे जो डिस्क्राइब करने के तरीके हैं दोनों केसेस में वो बदल गए हैं। इस वाले केस में मैं कह रहा हूँ कि बॉल मूव कर रही है, जबकि इस वाले केस में मैं कह रहा हूँ कि बॉल रेस्ट पे है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इनर्शियल है फिर तो मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा, अगर नॉन इनर्शियल है तो सूडो लगा के कंपेंसेट करूंगा। ठीक है, बोल भाई। सर अगर हम सर जो जैसे दूसरा फ्रेम था उसमें इनिशियल कंडीशन का एफबीडी बना के देंगे सर वो सही नहीं होएगा? इनिशियल कंडीशन का एफबीडी
अरे कंडीशन है Yes. कब इनिशियल? भाई कब है इनिशियल कंडीशन? अगर ये वाला आइटम पूरा गाड़ी में रखा हुआ है, तू यहाँ पे एक सीट पे बैठा है, यहाँ तेरी कुर्सी है, यहाँ बैठा है, ठीक है, तो जैसे ही ये आगे चलेगी तो तुझे बॉल पीछे हिलती हुई दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? Yes sir, दिखाइए। तो तू इस वाली कंडीशन का क्यों बनाएगा एफबीडी? अब तो जब सिचुएशन ही चेंज होगी, फोर्स आ गया, तो ये तो नई सिचुएशन का क्यों नहीं बनाएगा एफबीडी? पुरानी का क्यों बनाएगा? ठीक है, ओके, पेज नंबर 7, दिस वाज 6। ठीक है, तो ये हमने खेल खेला पूरा आज नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का। ठीक है मित्रों, कुछ भी डाउट है स्टार्टिंग से लेके अभी तक तो बता दो। अभी हमने बहुत बेसिक लेवल के एग्जांपल देखे हैं, ठीक है, चीज़ थोड़ी खतरनाक होती है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, जबकि इनर्शियल से सॉल्व करूँ थोड़ी लेंदी होंगी। तो प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि कौन सा इनर्शियल में, कौन सा नॉन इनर्शियल में सॉल्व करने से आसान हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ तो हमें करने के बाद ही पता चलेगी, बट अभी हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये समझा है कि किस तरह से मैं सूडो फोर्सेस अप्लाई करता हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाता हूँ। ठीक है, हाँ भाई बोल। सर मतलब हमें ये देखना होगा कि सर जो सर प्रैक्टिकल सोचना हो कि वो कैसा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सर उस पे लगानी पड़ेगी, उसका भाई वीडियो बनाना पड़ेगा। ये पुली है, ये टंगरा, एक ब्लॉक, ये टंगरा, इसका मास है 5 किलोग्राम, इसका मास है 10 किलोग्राम, ठीक है ना? तो कोई ना कोई एक दिन तो ऐसा रहा ही होगा कि जब ये दोनों रेस्ट पे रहे होंगे, जब तूने बांधे होंगे तब तो रेस्ट पे रहे होंगे ना ये। यस लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है क्या, या मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? यस सर, मैं मोशन पढ़ रहा हूँ ना, मैं या रेस्ट पढ़ रहा हूँ? यस सर, समझ सर गया? मोशन। अभी जो इंस्टेंटेनियस सिचुएशन है उसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके एफबीडी बनेंगे, पुरानी सिचुएशंस के नहीं। पहले क्या हुआ था, कभी ना कभी तो हर चीज यूं रेस्ट पे ही थी। ठीक है दोस्त, यस ओके। और कोई कुछ कहना चाह रहा है भाई? बोलिए, या सो चुके हो सब? कुछ लोग को तो नींद आ रही थी, मैं बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। पैकेज में थोड़े से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 में शायद होंगे बेस्ड अपॉन दिस, या पैकेज से एक बार पढ़ के देख लेना, थोड़े से सॉल्व प्रॉब्लम्स और होंगे। और हाँ, यश अग्रवाल बोलो। सर एक ऐसी साइड डाउट है, मतलब सर हाँ। कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि इनर्शियल कौन सा, नॉन इनर्शियल कौन सा? बस इसे एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो सर, मेरा कनेक्शन थोड़ा लॉस्ट हो गया था बीच में। भाई बालक, जो एक्सेलरेटिंग है वो नॉन इनर्शियल है, और जो रेस्ट पे हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो इनर्शियल फ्रेम है। जो भी कोई एक्सेलरेटिंग या रोटेटिंग फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल, दैट्स ऑल, और कुछ। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ लीजिए इसको, और थोड़े से क्वेश्चन वगैरह करके देखना। अभी शायद शुरू में होने में दिक्कत है, ये वाली जितनी भी चीज़ हमने अभी बेसिक की है, कम से कम ये वाली चीज़ें पहले जब तक तुम एक बार फिर से खुद से एक बार दो बार नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, हर फ्रेम को देखना नहीं सीखोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ये सारी चीज़ें खुद से अपने नोट्स में लिखना, करके देखना, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और तब क्वेश्चन ट्राई करना। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल। कह रहा भाई कोई कुछ HCV कर लें थोड़ी, HCV शायद थोड़ी थोड़ी कर पाओगे, मैं देख नहीं पाऊंगा, मुझे देखनी पड़ेगी, देख ले, करके देख ले, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो अगला जो हम लेक्चर करेंगे उसके बाद तो हो ही जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, अभी हमने सारी इक्वेशन और मोशन कंप्लीट नहीं पढ़ी है, तो एक बार वो सारी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हो जाएगी, फिर तो चैप्टर ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।